हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोपाल सुमनी। जैसा मैंने आपने देखा होगा लास्ट क्लास मैंने डाली थी जिसमें हमने अमालगमेशन के बेसिक कंसेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिस्कस किया था। तो ये अमालगमेशन की सेकंड क्लास है जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन वो डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो जैसा हमने लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज कंसिडरेशन परचेज। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं दोनों में अलग अलग टाइप्स की कैलकुलेशन रहती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है। तो हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 5 कंडीशन होती है अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर की। सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, बुक वैल्यू पे होनी चाहिए, कंसिडरेशन जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर्स में ही होना चाहिए, फ्रैक्शन अमाउंट कैश में हो सकता है, और 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स शुड बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर इन द न्यू कंपनी और द परचेजिंग कंपनी, और बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है ना। तो मेन कंडीशन अभी हम देखते हैं कि दो थी कि मतलब इससे रिलेवेंट कंडीशन दो थी कि सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए और बुक वैल्यू भी होनी चाहिए। अब जबकि नई कंपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले रही है तो हम लेंगे फर्स्ट इज बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट, क्योंकि बुक वैल्यू पे लेते हैं तो हमें बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ ऑल द लायबिलिटीज एंड रिजर्व। तो जब बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट में से लायबिलिटी और रिजर्व की वैल्यू हम डिडक्ट कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन केस ऑफ मर्जर। कभी हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि परचेजिंग कंपनी इज पेइंग दिस मेनी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, तो उस केस में वो लमसम दिया हुआ होता है तो हम वो वैल्यू ले सकते हैं। तो उस केस में हमें कैलकुलेट करने की फॉर परचेज कंसिडरेशन ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम हम क्वेश्चन से ले लेंगे कि कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, और मर्जर में हमारा एक कंडीशन थी कि जो भी लायबिलिटी जो भी परचेज कंसिडरेशन होता है वो इक्विटी शेयर्स में दिया जाना चाहिए। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा वो इक्विटी शेयर्स में डिस्चार्ज होता है। कोई भी फ्रैक्शन अमाउंट होती है वो कैश में दी जा सकती है। So this is how we calculate in the case of merger. अब परचेज की बात करते हैं, अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। तो अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज में वो सारी बुक्स सारी असेट और लायबिलिटीज नहीं लेता। परचेजिंग कंपनी विल स्पेसिफाई व्हिच ऑल असेट दे आर टेकिंग एंड व्हिच ऑल लायबिलिटीज दे आर टेकिंग। आल्सो दे विल स्पेसिफाई द वैल्यू कि किस वैल्यू पे ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पे, कोई रिवैल्यूड प्राइस, या जरूरी नहीं कि बुक वैल्यू पे ले। बुक वैल्यू पे भी ले सकते हैं बट इट्स नॉट लाइक डिपेंड्स ऑन देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो सारी एसेट लायबिलिटी नहीं लेगी, बुक वैल्यू पे भी नहीं लेगी। ठीक है। अब तो परचेज केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 4 मेथड है एक्चुअली। दिस फर्स्ट वन द लमसम, क्योंकि मेथड नहीं है, मतलब जनरली क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ होता है तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया एज लमसम। तो लमसम में क्या होगा, जैसे मर्जर के केस में लमसम में क्या होता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि इतना परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है। ठीक है। तो उसमें हम वो वैल्यू ले लेंगे, उसमें परचेज कंसिडरेशन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो दिया हुआ होगा कितना दिया जा रहा है कंसिडरेशन और तो वो ले लेंगे। तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कंसिडरेशन मतलब व्हाटएवर इज पेड टू द शेयर होल्डर्स। ओके। अगर डिबेंचर्स होल्डर को कुछ दिया जा रहा है वो शामिल नहीं होगा, क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है वो शामिल नहीं होगा, जो भी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है दैट इज ऑल परचेज कंसिडरेशन। तो लमसम में इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ओके। नाउ हमारा दूसरा मेथड है नेट एसेट मेथड। ओके। तो मैं ये हटा रहा हूं ये वाला पार्ट मर्जर वाला। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे होता है नेट एसेट मेथड। तो हमने जैसे भी डिस्कस किया कि परचेज अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में सारी एसेट लायबिलिटी नहीं लेगा और बुक वैल्यू पे नहीं लेगा। तो जो भी एसेट और लायबिलिटी ले रहा है जिस भी वैल्यू पे, वेदर इट्स बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूड प्राइस, तो वो सारी एसेट टोटल वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर, ये मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके। तो जो भी वैल्यू असेट की, जो भी वो असेट ले रहा है, जिस भी वैल्यू को ले रहा है, उसकी टोटल वैल्यू माइनस liabilities taken over, value of liabilities
सेम जो भी एसेट ले रहा है उसकी वैल्यू, जिस भी वैल्यू पे ले रहा है उसकी टोटल माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी टेकन हुआ है। ओके, जो भी लायबिलिटीज ले रहा है वो, तो असेट वैल्यू ऑफ असेट टेकन हुआ माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन हुआ, उसमें डिडक्ट करेंगे। तो इसमें सिर्फ लायबिलिटी, कोई रिजर्व नहीं लेता है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो हमारा नेट एसेट है, तो वो नेट एसेट ही हमारा परचेज कंसिडरेशन है। और ये परचेज के अंदर कैसे डिस्चार्ज होता है, कुछ भी, मतलब इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो असेट वैल्यू ऑफ असेट टेकन, और जो भी असेट ले रहा है जिस भी वैल्यू पे ले रहा है, गिवन, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन नई वैल्यू, या अगर नहीं दी गई तो हमें बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो जो भी एसेट ले रहा है जिस भी वैल्यू पे ले रहा है, चाहे बुक वैल्यू हो चाहे व्हाटएवर डिसाइडेड प्राइस, लायबिलिटी जो भी ले रहा है रिजर्व इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसमें से इसमें डिडक्ट करेंगे, जो भी आएगा नेट एसेट वो हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेंटेन करने होते हैं। तो अगर सेलिंग कंपनी के पास था तो अब वो परचेसिंग कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा, बट वो इधर इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, दैट विल नॉट, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा इधर लायबिलिटीज, मतलब वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेट करते हैं वो स्टैट्यूटरी रिजर्व को इधर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो असेट माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन, दिस इज द वे वी कैलकुलेट इन द नेट एसेट मेथड। ओके, नाउ नेट पेमेंट मेथड। पेमेंट whatever is given to the shareholder, शेयर होल्डर को जो भी दिया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे आर गिविंग दिस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दिस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड दिस अमाउंट ऑफ कैश। तो क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो भी दिया हुआ है कि ये अमाउंट शेयर होल्डर को पे की जा रही है, चाहे इक्विटी शेयर में हो चाहे प्रेफरेंस शेयर में हो चाहे किसी में भी कैश में हो, तो उसका हम टोटल कर देंगे, ठीक है। सो वो हमारा होगा परचेज कंसिडरेशन। जो भी अमाउंट शेयर होल्डर्स को दी जा रही है, मेन टर्म है शेयर होल्डर, जो भी दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, कैश व्हाटएवर, मतलब अगर कुछ डिवेंचर होल्डर्स को कुछ दिया जा रहा है दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, अगर क्रेडिटर्स को कुछ पे किया जा रहा है दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, और रिलेशन एक्सपेंस भी पे होते हैं दैट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। तो सिर्फ जो भी शेयर होल्डर को दिया जा रहा है व्हाटएवर, दैट इज आवर परचेज कंसिडरेशन। लास्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, तो मैं इधर से हटा देता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ऑफ शेयर्स मींस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो जनरली हमारे बैलेंस शीट में क्या होता है, मतलब इधर करंट असेट होगी, फिक्स्ड असेट होगी, और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इधर रिजर्व, और इधर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक सेकंड में सीधे हटा देता हूं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूड प्राइस ऑफ असेट, जो भी असेट है उनकी रीवैल्यूड प्राइस लेंगे, ठीक है। उसमें से हम जो भी रीवैल्यूड प्राइस है ऑफ लायबिलिटी वो डिडक्ट करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी, इक्विटी शेयर्स की, तो हमें बैलेंस शीट में सब चीजें लेस करनी है, ये सब प्रेफरेंस शेयर, ऑल दोस थिंग्स, करंट असेट, फिक्स्ड असेट, व्हाटएवर लायबिलिटीज आर देयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, क्योंकि इक्विटी शेयर्स
होल्डर से बिलोंग करते हैं वो रहने दी जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रहने जाएगी। मतलब या तो ऐसे कैलकुलेट करो, बट क्योंकि हम रिवैल्यूड ले रहे हैं तो सारी एसेट और लायबिलिटी उनका रिवैल्यूड प्राइस, सारी एसेट का रिवैल्यूड प्राइस माइनस लायबिलिटीज का रिवैल्यूड प्राइस और प्रेफरेंशियल कैपिटल वो डिटेक्ट करेंगे। तो ये जो आएगा वो हमारा नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। तो शेयर होल्डर्स, इसको हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो जब इसे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एसेट का रिवैल्यूड प्राइस माइनस लायबिलिटीज का रिवैल्यूड प्राइस माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। फिर जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि जिस भी रेशियो में हमें इंट्रिंसिक वी हैव टू लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी, कुछ भी रेशियो में जिस हिसाब से हमें शेयर इश्यू करना है उस हिसाब से करना है। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 4 मेथड है। क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कंसिडरेशन इज दिस मच, वो लमसम मेथड होगा। अगर दिया हुआ है कि रिवैल्यूड प्राइस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी दे रखी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि नेट एसेट मेथड है कि हमें एसेट की रिवैल्यूड प्राइस माइनस लायबिलिटीज की रिवैल्यूड प्राइस करके हमें नेट एसेट कैलकुलेट करके उस तरह से परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना है। अगर दिया हुआ हो कि शेयरहोल्डर्स को क्या क्या दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली हमें नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करना है। और अगर और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए साफ साफ दिया हुआ होगा कि कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, उस केस में भी हमें वैल्यूज दी भी होगी एसेट्स की एंड लायबिलिटीज की जो भी रिवैल्यूड है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन। तो आज की क्लास में हम यही देखें कि परचेज कंसीडरेशन का। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी हैव टू डू अकाउंटिंग मर्जर के केस में और परचेज के केस में, दोनों की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी बुक्स में किस तरह से एंट्रीज होती है वो हम देखेंगे। आई जस्ट होप दैट आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट में लिखिए, और ऐसा भी टॉपिक आप चाहते हैं जो मैं समझाऊं, चाहे वो एफए में हो, कॉस्टिंग में हो, अकाउंट्स में हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।